नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्द व सना के बाद काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सेशन की आखिरी क्लास है और टोटल हमारे 25 चैप्टर थे, जो कि हम ऑलरेडी 24 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इवन चैप्टर 25 जो स्क्रीन पे आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये भी हमने स्टार्ट कर लिया था। आज इसको इंशाल्लाह एंड करेंगे। और ये जो टॉपिक है, मैंने पहले भी कहा था, अगेन आई रिपीट, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन आपका लेवल अभी वास्ट नहीं है। यू आर इन ऑपरेशनल लेवल राइट नाउ। ये वो टॉपिक है जो स्ट्रेटेजिक लेवल में भी आपके साथ चलेगा। स्ट्रेटेजिक लेवल में जब आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहां पर भी ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और वहां आपका विजन ही इंशाल्लाह चेंज होगा। अगर आप वहां जाओगे तो वहां आपका लेवल ही स्ट्रेटेजिक होगा, तो वो पढ़ाने का, उन टीचर का अंदाज भी स्ट्रेटेजिक लेवल होगा, क्योंकि इस टॉपिक से हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉपिक ही ऐसा है, फाइनेंशियल रेशियोज, रेशियोज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो रिपोर्ट जो मैंने यहाँ शो की है बना के, और जिसमें एक में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है या लॉस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और दूसरी रिपोर्ट में एसेट आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आपकी पूरी अकाउंटिंग कुल्लू मौजूद। अब आप देखिए, वंस अपॉन अ टाइम जब आप लोग आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, तो हम जब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है। मैं अभी 2-3 दिन पहले कहीं पढ़ा रहा था, तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते जब फाइनल अकाउंट शुरू किए थे, तो मैंने वहां पे एक चीज आपको शेयर करता हूँ। मैंने वहां पे उस वक्त दिस वन, ये आपको भी मैंने बताया होगा, मैं अक्सर बताता हूँ जब फाइनल अकाउंट की तरफ जाता हूँ। जब आप लोग आते हो, बिल्कुल बेसिक होती हो, नॉन कॉमर्स खास तौर पे, हम कहते हैं बिजनेस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर हम कहते हैं बिजनेस में हमारे पास क्या होती है, और ट्रांजिशन को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल से उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, और लेजर से फिर कहाँ जाता है, और जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, देखो सोर्स आपकी चेंज हो रही है, सोर्स। अब ये देखिए कि हम जब अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं, हम कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो अकाउंटिंग में बातें किसकी करते हैं, बिजनेस। फिर हम कहते हैं बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, तो हमें सोर्स का मतलब होता है जिसको देख के आप सॉल्व करोगे। तो जनरल का सवाल जब सॉल्व करते थे, तो आपके सामने बिजनेस की क्या होती थी, असलम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस, सोल्ड गुड्स फ्रॉम शाहनवाज, सोल्ड गुड्स टू शाहनवाज, परचेज गुड्स फ्रॉम अरीब। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन होती थी। तो हम क्या करते थे कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन में हम देखते हुए कहाँ रिकॉर्डिंग करते थे, जर्नल में। और फिर जब लेजर बनाते थे तो फिर किसको देखते थे, जर्नल को। और जब ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो लेजर को। अब आप देखिए रिपोर्ट चेंज हो रही है, ट्रांजैक्शन को देख के जर्नल बनाया, जर्नल को देख के लेजर बनाया, लेजर को देख के फिर ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट होती है, 4 5 6 नीचे। आप नॉर्मली आपके लेवल पे तो कम होती है। एडजस्टमेंट को सामने रखते हुए खुद ब खुद ही वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो जाता है, और उस रिपोर्ट को देख के इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। और उसमें क्योंकि सब कुछ होता था, एसेट भी होते थे, कैपिटल भी होता था, लायबिलिटी भी होती थी। तो एसेट कैपिटल लायबिलिटी एक तरफ हो जाते थे, रेवेन्यू भी होती थी, एक्सपेंस भी होते थे। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है वो आपके एक तरफ हो जाते थे, राइट। अच्छा, अब उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारी सोर्स अब ये होगी, हमारी सोर्स क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए सोर्स कैसे बदल रही है।
और ये तो बिल्कुल फाइनल अकाउंट तो बिल्कुल एंड आ जाता है, फाइनल खत्म, मैच खत्म, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट हमने पढ़ लिए। अब हम फाइनल अकाउंट की एनालिसिस करने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है, वो आखिरी फाइनल हुआ, फाइनल के बाद बस वो उस दिन खूब तरसी हो गए, एनालिसिस हो गए, इसके बाद खत्म। तो हम भी अब क्या करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पढ़ने हम, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, रेशियोज एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो। रेशियो में फार्मूले हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं चूंकि चाहता हूं कि अभी टाइम भी इतना नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवाना है, लेकिन मैं हो सकता है वो सवाल तो सॉल्व हुआ है मेरे पास, क्योंकि असल चीजें आपको समझाना वो मैं फोकस करूंगा, क्योंकि टाइम भी बचाना है और आज बस उसको वाइंड अप करना है इंशाल्लाह। क्योंकि आने वाली क्लास का जो मैं कल का प्लान कर रहा हूँ, प्लान तो मैंने यही किया है कि मैं इंशाल्लाह कल सिर्फ आप लोगों के लिए कल का दिन रखूं, मतलब कहीं और मेरी क्लास ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कितना टाइम लग जाए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है जो आपसे मुझे कल, मैं चाह रहा हूँ कल ही हो जाए इंशाल्लाह। भी मैं डिस्कस करता हूँ शाह भाई से, लेट्स सी व्हाट हैपन, अल्लाह मालिक है। बहरहाल कम, क्योंकि कल वो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा, मॉक सेशन, ठीक है। अच्छा, ये मिसाल मैंने आपको समझाई थी, आप लोगों को मैंने कल समझाई थी, नॉर्थ वालों को, हेड ऑफिस वालों को वंस अपॉन अ टाइम समझाई थी। तो इसमें हमारे पास बेसिकली हमने दो कंपनीज की ऐसी रैंडमली इनकम स्टेटमेंट बना दी और हमने कुछ रेशो निकाले। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाला तो हमें कंपैरेटिवली कौन सी कंपनी अच्छी लग रही थी, थोड़ा सा फर्क था बस, 37.5 और 40%। लेकिन जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला ना, हमने बोला बी फॉर बेहतरीन यार, ए फॉर अच्छी नहीं है, बी फॉर बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी ए का नेट प्रॉफिट तो एकदम नीचे आके गिर गया। कहा इसका नेट प्रॉफिट, ओ ग्रॉस प्रॉफिट था 40%, नेट प्रॉफिट 6%। इन दोनों के दरमियान क्या छुपा हुआ होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब उसको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करना है, कंट्रोल। असल में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मैं अक्सर ये स्क्रीन पे शेयर भी करता हूं, मैं ये करता हूं, ये देखिए मैंने आपको एक फाइल ये वाली भेजी थी, फाइनेंशियल रेशियोज, जिसपे आपने देखा होगा, ये मैंने पहला पैराग्राफ में लिखा भी है, रेशियोज आर इंडिकेटर्स विच इंडिकेट या विच आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियोज इंडिकेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रेशियो आपके स्ट्रॉन्ग और आपके वीक एरियाज को क्या करती है, इंडिकेट करती है। भाई देखिए, कॉमन सेंस से हम कोई भी रिपोर्ट देखते हैं, तो कोई भी रिपोर्ट जो हमारे सामने आती है, वो रिपोर्ट जिस मकसद के लिए होती है, फॉर एग्जांपल मैंने कल भी मिसाल दी थी, आप लोगों को मैं अक्सर देता हूं, हम अपने घर पे अपने बहन भाई की रिपोर्ट देखते हैं स्कूल की, हम पहचान जाते हैं कौन से सब्जेक्ट में इसके मार्क्स जो है ना कम आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह असल में रिपोर्ट को देखकर आपको पता चल जाता है। इसी तरह अगर डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखता है, वो आपको बताता है कहाँ पे आप सही हो, कहाँ पे आप वीक हो, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तो इसी तरह अब ये रिपोर्ट जो ना कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस, दिस इज द टाइम टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसको एनालाइज करेंगे तो रेशियो आपको बताता है कि किस तरीके से आपकी चीजें चल रही है। अब आप इधर देखिए, ये मैंने बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए, तो ये फार्मूले के, ये रेशियो के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आज मैं इनमें से बहुत सारे फार्मूले अटेम्प्ट करूंगा, जिस सवाल पे मैं जाऊंगा वो है ये सवाल। अब मैं जा रहा हूं आज के सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल मैं एक मिनट कॉपी कर लेता हूं और कितने रेशियो इसमें अगर आप देखें, कैलकुलेट करने को कह रहा है 20 रेशियो, कितने 20। मैंने कहा ना रेशियो तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मुझे एक बात याद आ रही है कि मैंने वो शायद यहाँ तो बताई थी हेड ऑफिस में, कुछ बातें होती है मैं कॉमनली कर लेता हूँ, कुछ मैं शायद एक जगह कर रहा हूँ दूसरी जगह शायद डिस्कस नहीं हो सकी, अभी मुझे एकदम याद आ गई।
अब इधर देखिएगा, ये जो आपकी बैलेंस शीट है, कितने साल की बैलेंस शीट है? 2 साल। अच्छा, ये जो 2 साल की बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, ये तो 2 साल है। मैंने कहा ये तो टॉपिक आपका आगे तक जाएगा, ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगा, और इस टॉपिक में बड़ी डेप्थ है, और आगे जाके इंशाल्लाह आपको बहुत डिटेल से कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो मैंने बच्चों को शायद बताया था, आप लोगों को याद होगा कि मैं जब पेपर देने गया था ना फाइनल स्टेज का, उसने मुझे 5 साल की इनकम स्टेटमेंट और 5 साल की बैलेंस शीट बना के दी थी एग्जामिनर ने पेपर में, और बोला था इस 5 साल की मल्टीपल रेशो, बोला था हर साल के 13 रेशो कैलकुलेट करो अपनी मर्जी की, कोई भी 13। कल मैंने 3 कैलकुलेट किए थे क्लास में, जीपी एनपी, मतलब वो डायरेक्ट आपको दिखाए थे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसने कहा था अपनी मर्जी के कितने रेशो कैलकुलेट करो, और फिर इसकी एनालिसिस करो कि 5 साल पहले ये कहा थी और 5 साल बाद। अब मेरे सामने 5 साल का जीपी आ रहा हो तो मैं देख के बता दूंगा कंपनी किस तरफ जा रही है। 5 साल की नेट प्रॉफिट आ रहे हो तो बता सकूंगा कंपनी किस तरफ जा रही है। तो रेशो आपके इंडिकेटर्स है, तो आपको बताते हैं कि कहाँ पे आप वीक है, कहाँ पे आप स्ट्रांग है, कहाँ पे आपको फर्दर डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ पे आपको किस तरीके से चलना चाहिए। तो बहरहाल अब बात ये हमारे पास कि फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हम सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में बैलेंस शीट पुराने अंदाज से बनी हुई है। ये वो अंदाज है जो कि आईकॉम बीकॉम लेवल में यूज होता है। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, पहली बात अब हम बैलेंस शीट लिखते भी नहीं है, नाम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ। असल में ये सवाल बहुत पुराना है ना, 2006-7 लिखा हुआ है। नॉर्मली जो ईयर होते हैं ना वो इसी सालों के, अब ये तकरीबन आज से कोई 15 साल पुराना सवाल है। तो उस वक्त ज्यादातर कॉमन वर्ड क्या यूज किए जाते थे? बैलेंस शीट। तो इसी तरह बैलेंस शीट लोग ऐसे, अब जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो पहले कौन से एसेट आते, फिर कौन से आते, और कैश सबसे आखिर में आता है। ये वो अंदाज है जो बीकॉम में चलता है और आईकॉम में चलता है। तो बहरहाल इतने कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, एसेट तो है ना, ऊपर नीचे एसेट तो वही है। फिर इसी तरह हम पहले क्या दिखाते थे लायबिलिटीज और कैपिटल में? नहीं, पहले हम कैपिटल दिखाते थे, फिर लायबिलिटी, उसमें पहले नॉन करंट, फिर इन्होंने पहले लायबिलिटी दिखाई है करंट नॉन करंट फिर कैपिटल। मतलब कोई मसला है तो बराबर है ना। देखो 23,75,000, 23,00,000, 21,95,000, 21,00,000। फिर ये अगले पेज पे बनी हुई है 2 साल की, सॉरी 1 साल की इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट वही पुराना वर्ड है, अब हम क्या यूज करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ सेल, मतलब रेवेन्यू सेल को बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पीबीटी, टैक्स वगैरह वगैरह। एक छोटी सी स्टेटमेंट बनी हुई है रिटेन अर्निंग, मैंने एक का सवाल में बनाई थी कि आपका जो रिटेन अर्निंग होता है कंपनी में, पुराना रिटेन अर्निंग था 5,10,000, इस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 1,60,000। ये देखिए ऊपर आ भी रहा है नेट प्रॉफिट, और ये 5,10,000 का है। ये देखें पिछले साल की, ये देखें ये है 2006 की बैलेंस शीट और ये 2007 की। तो 2006 की बैलेंस शीट पे रिटेन अर्निंग था 5,00,000, आज कितना आ रहा है? 6,00,000। अब ये कैसे आ रहा है 6,20,000? ये कह रहे हैं 5,10,000 पहले से था, इस साल कितना कमाया? 1,60,000। तो कितना होना चाहिए? 6,00,000। तो 50,000 चोरी हो गई है। कंपनी ने क्या दे दिया है? डिविडेंड दे दिया, तो 6,20 बच गए, शेयर होल्डर को दे दिया। ठीक है, तो ये आपको छोटी सी स्टेटमेंट भी दी है। अच्छा, हमारा जो एक्चुअल ईयर है वो 2007 है। कौन सा है? करंट ईयर आपका एक्चुअल होता है। बैलेंस शीट 2 साल की क्यों दी है वो बताऊंगा। हमारा वैसे एक्चुअल ईयर क्या है? 2000। हमें सिर्फ अकाउंटिंग कौन से ईयर की करनी है? 2000। हमें इनकम स्टेटमेंट सिर्फ कौन से साल की दी है? 2007। वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर निशात मिल्स। निशात मिल्स के लिए 1 से लेके कितने रेशो कैलकुलेट करो? करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट रेशो, डेट टू इक्विटी, टाइम इंटरेस्ट, अब इतने सारे रेशो हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है, 1 मिनट अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें कुछ चीजें पहले तो मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। तो लेट मी चेक, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
प्लीज बी साइलेंट, स्टॉप टॉकिंग, बातें नहीं करें प्लीज। इस पे हमें 20 रेशियोज कैलकुलेट करने, और एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। और इस पे कुछ चीजें जो मुझे आपको समझानी भी है उनके ऊपर भी बात करूंगा। और ये जो 20 रेशियो वी नीड टू कैलकुलेट, बिकॉज मैंने अभी कहा था कि वी हैव लिमिटेड टाइम, तो ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अहम बातें हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, पहले वो आपके सामने रख के फिर मैं सवाल को जो सॉल्व किया हुआ है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। गॉट इट? जी, कितने स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं इस दफा? एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दिया आप लोगों ने? गुड। टाइम टेबल भी आ गया, देख लिया आप लोगों ने? अच्छा, सिमुलेशन हुआ था? हाँ, वो जो हमने पहले भी प्रैक्टिस की वही है, सही है ना? अच्छा भाई, प्लीज बी साइलेंट, कम टू द पॉइंट। और ऑल ऑफ यू प्लीज बी साइलेंट। मैं आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बी साइलेंट। ओके, नाउ यस, ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। नाउ देखिए, ये जो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें बिजनेसमैन का नाम क्या है? निशात मिल्स। और निशात मिल्स की हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, आज आपको इंशाल्लाह, मेरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब फेवरेट टॉपिक है। जब मैं इस पे बात करता हूँ तो बड़े जोश में भी आ जाता हूँ, क्योंकि इस पे एनालिसिस होती है ना, तो एनालिसिस का मुझे बड़ा शौक है। अब मैं निशात को बहुत सारे मशवरे भी दूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो बीइंग फाइनेंशियल एनालिस्ट हम चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो लुक एट दिस, मैंने बार बार कहा है, हमारा जो इस वक्त कंसर्न एरिया है वो कौन से ईयर की अकाउंटिंग करना है? 2007। अब आप बोलेंगे सर 6 की बैलेंस शीट क्यों दी है? कहीं कहीं फॉर्मूला ऐसा होता है जहां एवरेज लेना होता है। क्या लेना होता है? तो एवरेज का मतलब होता है दोनों साल के प्लस करके 2 से डिवाइड करो। अच्छा, दूसरी बात, बैलेंस शीट में मैं फोकस करूंगा पहले काम की बातों को। मेरे पास यहाँ टोटल एसेट कितने के हैं? ये 23 लाख। और इक्विटी और लायबिलिटी भी कितनी है? 23 लाख, जिसके अंदर इक्विटी है 13,75,000। ये इक्विटी का टोटल है। शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है? 13,75,000। और लायबिलिटी कितनी है? टोटल लायबिलिटी 10 लाख। इस चीज को मैंने यहाँ जो है ना एक शीट पे लिख दिया था। कहाँ पे? ये रहा। कि इस कंपनी के टोटल एसेट कितने हैं? 23,75,000। टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस इक्विटी। किसका ऑर्डर है? कैपिटल का। अच्छा, इक्विटी में शी है शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि अभी मैंने सवाल में हाईलाइट किया था, 13,75,000 की। आपकी शेयर होल्डर इक्विटी कितने की है? 13,75,000। और आपकी लायबिलिटी 10 लाख की है, जिस पे बैलेंस शीट पे आप देखिएगा नॉन करंट कितनी है और करंट कितनी है? 2 लाख। अब मैं ना आपको एक मिसाल दूंगा, बड़ी गौर से सुनिएगा, जहां से मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा। पहली बात तो याद रखना, ये इक्वेशन होती है ना कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। आप लोगों को मैंने जब कैश फ्लो पढ़ाया था, कैश फ्लो पढ़ाते वक्त ये बताया था कि हम जो पैसा लेते हैं ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितने लोगों से लेते हैं? 2।
एक आपके कौन होते, शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर वगैरह। असल में ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है ना और ये शेयर होल्डर इक्विटी, इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग ये वाला एरिया। असल में ये जो एरिया है ना मेरे भाई, ये आपकी जान है, ये आपकी शान है, ये आपकी मान है, ये आपकी पहचान है। क्योंकि ये है तो आप है, ये नहीं तो आप नहीं। वजह ये है, सुन लें आप, वजह ये है, देखिए ये आपको फाइनेंसर है, ये आपके कौन है। अब इसके पास निषाद कंपनी के पास, ये कंपनी है, निषाद कंपनी के पास 23,75,000 के एसिड है। कितने के एसिड है? अच्छा, अब सपोज करें वी आर शेयर होल्डर इंक्लूडिंग मी, हम कौन है? शेयर होल्डर, दे आर जस्ट क्रेडिटर। अच्छा, अब हमने कंपनी को पैसा दिया है 13,75,000, मतलब हमारी जो बर्थ है, इन लोगों की बर्थ है 8 लाख। कितनी है? अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। कंपनी का जो ये टोटल एसेट, आप बोलेंगे सर ये करंट लायबिलिटी तो है, करंट लायबिलिटी का मसला नहीं होता। करंट लायबिलिटी तो क्या होती है? 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 2 महीने, 1.5 महीने, खत्म। वो तो करंट लायबिलिटी तो चलती रहती है, उस पर कोई इंटरेस्ट के मामला भी। लेकिन जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, इनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, क्योंकि इन्होंने पैसा दिया है 5 साल के लिए, इंटरेस्ट कुल्लू हराम सबको बचा है। अच्छा, हम लोग जो है वो शेयर होल्डर है, हमने कंपनी को लोन नहीं दिया, हमारा पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर दी ऑनर, वी आर शेयर होल्डर, दे आर नॉट ऑनर, दे आर जस्ट क्रेडिटर। इन्होंने जो कंपनी को पैसा दिया है उसकी हैसियत सिर्फ लायबिलिटी है, उसकी हैसियत सिर्फ लायबिलिटी है। नाउ बात ये ख्वातीन हज़रात के, अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, 23,75,000 के एसेट, टोटल गेम इस पे चल रहा है 23 लाख। उस पे हमारा मालिकों का, ओनर्स का कितना हिस्सा है? बाकी बच गए 10 लाख। इसमें से 2 लाख तो करंट लायबिलिटी, उसका मसला नहीं है। असल में करंट लायबिलिटी वाला फाइनेंस, ये लोग फाइनेंसर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, इनका पैसा है 8 लाख। पहले तो ये समझ लें, ये बैलेंस शीट है और इसी बैलेंस शीट पे मैं बहुत खेलूंगा, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने जो आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दी, उस पर एक मसला है। देखो, मैंने शायद पता नहीं ये बात आपसे डिस्कस की, किसी सवाल में आई थी या नहीं आई थी, कि हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले सेल आती है, यहाँ तक तो बात सही है। सेल में से क्या माइनस करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये भी सही है। इस पर से क्या माइनस करते हैं? लेकिन इसके अंदर एक एक्सपेंस ऐसा है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंपनी के लिए नहीं होता। कोई बताएगा कौन सा? इंटरेस्ट। मैंने कोई ऐसा सवाल करवाया था, शायद ये बताया था, सुने। ये जो इंटरेस्ट है ना, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर का सवाल कर रहा होता हूँ ना, तो मसला नहीं है, उस पर तो इंटरेस्ट दिखा देता हूं मैं, दिखाया भी है मैंने, ऐसा नहीं है उसके सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। लेकिन कंपनी जब अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, मैंने बनाई दी है, अभी आप देखिएगा, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। वो बनाती है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू पीबीआईटी इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर, फिर वो इंटरेस्ट माइनस करती है, तो फिर आता है पीबीटी, प्रॉफिट। आंसर सेम आएगा, आंसर फर्क ये होगा कि वो इंटरेस्ट बजाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे काउंट होने के इंटरेस्ट अलग से, इंटरेस्ट इनको दे रहे हैं ना, पीबीटी। अच्छा, पीबीआईटी मतलब क्या माइनस करेंगे? उस पर से क्या माइनस करेंगे? पहले इंटरेस्ट, ये वाला 65 का, तो फिर आंसर क्या आएगा? अच्छा, अगर मैं दोबारा बनाऊं इनकम स्टेटमेंट, सेल कितनी लूंगा? सेल कितनी लूंगा? ये सेल है ना 16 लाख, उस पर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी कितना आएगा? क्या मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,05,000 लूंगा? 5,05,000 में से कितना माइनस करके, तो जो भी आएगा वो माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये 2 लाख के बजाय 2,65,000 आएगा। कितना आएगा? 2 लाख। फिर 2,65,000 को बोलूंगा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, फिर उस पर से क्या माइनस करूंगा? जो क्या कितना लूंगा? फिर कितना पीबीटी आएगा? फिर टैक्स माइनस करूंगा, तो सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं करूं, ये आपने किया, सुभान अल्लाह, तो नीचे तो स्टेटमेंट आ गई, क्या बात है, वाह भाई वाह। जैसा हम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वैसी आ गई।
यानी कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी देखो 4,40,000 हो गए, इस पे से मैंने वो 65 को नेट ऑफ किया, तो इसको बोले पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड माइनस किया इंटरेस्ट, तो क्या आ गया प्रॉफिट फिर माइनस किया टैक्स, तो आ गया नेट प्रॉफिट। एनपी। दिस इज नॉट नया पाकिस्तान, दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज आल्सो नोन एज पीएटी, नॉट पाकिस्तान अवामी तहरीक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो ये आपका पीएटी भी कहलाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हकीकत में दिस इज पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आल्सो नोन एज एनपी, नेट प्रॉफिट, राइट। तो भाई अब बात ये है कि दिस इज इनकम स्टेटमेंट, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीटी लेस टैक्स इज इक्वल टू एनपी। कोई ऊपर एनपी आ रहा है, लेकिन फर्क ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे एक सवाल ध्यान में आएगा, सर ने ऐसा क्यों किया? एक तो मैंने इस वजह से किया है कि ये स्टैंडर्ड वे है, दूसरी वजह ये है मैं एक फार्मूला, 2-3 फार्मूले या एक आध फार्मूला इस सवाल में ऐसा यूज होगा 2 जगह पे गालिबन या 3 जगह पे, हमें पीबीआईटी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? फार्मूला मतलब जैसे हम कहते हैं ना जीपी अपॉन सेल, एनपी अपॉन सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल, तो कुछ फार्मूला में क्या यूज होता है? पीबी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड। इन्होंने जो आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दिए उस पे पीबीआईटी नजर, क्योंकि आई किसका हिस्सा बन गया है? इंटरेस्ट का, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। इंटरेस्ट किसमें शामिल हुआ है? लॉजिकली इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता, ठीक है, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट, गॉट इट। अच्छा नाउ अब हमारे पास क्लियर है ये पॉइंट? आप सबको क्लियर? कुल्लू क्लियर? आधा क्लियर? अच्छा भाई नाउ बात ये है, कुछ भी नहीं किया मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर से किसको निकाल दिया और उसको फिर अलग से माइनस किया, क्योंकि वो अलग से माइनस होता है, वरना सवाल में पीबीआईटी मौजूद नहीं होता। ये 2 बातें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी। पहली बात क्या क्लियर थी कि इनकम स्टेटमेंट पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या शामिल हुआ था, उसको अलग से माइनस करवाया, पहली बात। दूसरी बात ये बताई, वो बैलेंस शीट को मैंने बिल्कुल इक्वेशन में उठा के रख दिया है, ये ध्यान में रखना, इस पे बहुत बहस करनी है आज। 23,75,000 के एसेट है। देखो कंपनी के जो एसेट होते हैं ना, उसके सपोर्ट पे क्या है, एसेट इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस इज दिस। नंबर 1 शेयर होल्डर इक्विटी, नंबर 2 ये लो और पूरा करंट लायबिलिटी, मतलब इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो अब इसने हमें कहा था 20 रेशो कैलकुलेट करें, और रेशो के फॉर्मूले मैंने आपको सारे दिए हैं। वैसे तो मैंने जब अटेम्प्ट किया ना ये क्वेश्चन, तो मैंने हर रेशो कैलकुलेट करने से पहले उसका क्या लिखा है? फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है? उसका फॉर्मूला लिखा है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये शीट आपको अभी दिखाई नहीं दी, एक मैंने आपको शीट भेजी हुई है, उस शीट में सारे फॉर्मूले लिखे हुए। पहला फॉर्मूला क्या मांगे? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट। अब ये देखिए, ये मैंने सॉल्व किया भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1, निशात मींस रेशियोज एनालिसिस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2007। पहला रेशियो था करंट रेशियो, मैंने सबसे पहले क्या लिखा? करंट एसेट डिवाइडेड बाय, ये करंट एसेट 9,40,000। अब ये कहां से मिलेंगे मुझे? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट पे मैं गया, 2007 का देखना था, हाजा करंट एसेट और हाजा करंट लायबिलिटी 2 लाख। अब आप देखिए ये करंट रेशियो आपसे क्या रहा है? करंट रेशियो का आंसर आया था 9,40,000 को आपने कितने लाख पे डिवाइड किया? 2 लाख। कैलकुलेटर में आंसर आता है 4.7। क्या आता है? तो खाली 4.7 लिखो तो भी इनफ होता है, या रेशियो 1, असल में ये रेशियो का साइन है ना, इसको इसको भी कहते हैं, एक तो खाने वाला इसको होता है, ये वो नहीं है। कारण 4.7:1। अभी जो 4.7:1 है ना, इसका मतलब होता है कि इस कंपनी के पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 4.7 रुपए के करंट एसेट है। इज दैट गुड और बैड? गुड। तो बहुत अच्छा है मतलब, लेकिन याद रखना, कहते हैं ना किसी चीज की कमी भी अच्छी नहीं है और किसी चीज की ज्यादती। भाई अगर नमक सस्ता है तो खाने में बहुत डालो तो क्या मसला? भाई एवरीथिंग शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल। अब ये बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड कहते हैं कि
इट शुड बी, और मतलब एटलीस्ट इट शुड बी 2:1। कितना हो? यानी अगर 2 लाख की आपके पास करंट लायबिलिटी है तो कितने करंट एसेट का मतलब हो? 4 लाख। कितने हो? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करता आंसर क्या आता? 4.7:1। नहीं सॉरी, 4 लाख को 2 से डिवाइड करता 2 आता। आंसर कितना आता? 2। उस वक्त हम कहते 2:1। उधर क्या कहते? 2:1। नाउ व्हाट इज 2:1? यानी आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के वास्ते 2 रुपए के करंट एसेट मौजूद है। राइट नाउ कंडीशन ये है कि हमारे पास 4.7 के करंट एसेट मौजूद है 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 4.70 के करंट एसेट मौजूद है। यानी करंट लायबिलिटी वाले सिक्योर है। बोल रहे यार इसके पास तो करंट एसेट बहुत है, उसको इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन अब चलते हैं जरा आगे। अगला रेशो पूछा था क्विक रेशो। क्या पूछा था? इधर देखिए अगला रेशो क्या पूछा है। अच्छा मैंने यहाँ मल्टीपल चीजें लिखी है। क्विक रेशो के 2-3 नाम है। क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, लिक्विड रेशो भी कहते हैं। कितने नाम है इसके? किसी भी नाम से पूछ सकता है। क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो इक्वल टू क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला है? क्विक एसिड डिवाइडेड बाय। अब आप देखिए ये क्विक एसिड एक नई चीज आ गई। सुने, क्विक एसिड एक नई चीज आ गई। तो जब नई चीज है तो मैंने मार्कर चेंज किया नीचे। कौन सा मार्कर? मैंने लिखा क्विक एसिड का फार्मूला होता है करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। देखो क्विक का मतलब क्या है, पहले मैं आपको देखो बात बताता हूँ। माशाल्लाह से आप लोग अगर पढ़ते हैं, इतनी सारी बैलेंस शीट हमने बनाई है। करंट एसेट में नॉर्मली क्या क्या होता है? कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड। ये 4 चीजें कॉमन है। कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? जो आपने पहले से पे किया है। अच्छा जो आपने पहले से पे कर दिया ना, वो फिलहाल तो एसेट है, कुछ टाइम बाद किस पे कन्वर्ट हो जाए? वो वापस नहीं आएगा, तो वो तो क्विक एसेट नहीं हुआ। अच्छा इन्वेंट्री क्विक एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अभी बिकी अभी तो वो बिकेगी। और इस वक्त दुनिया में बिजनेस किस पे चल रहा है? अभी आप बेचेंगे 70 दिन के उधार पे, अब बिकेगी, फिर 70 दिन गुजरेंगे और 70 दिन के बाद भी कस्टमर 10 दिन और लगाएगा। तो ये फौरन अभी कैश हाजिर, लेकिन कैश जो पड़ा हुआ वो तो हाजिर है। और रिसीवेबल भी बेसिकली पैसा मिलने वाला है, मिलने रिसीवेबल मिलने। तो क्विक एसिड का मतलब जो फौरन हाजिर कैश हो, फौरन क्विक। तो क्विक एसिड का फार्मूला क्या है? करंट एसिड में से क्या क्या माइनस कर दो। अब हर सवाल में प्रीपेड होता नहीं है। हमारे पास जो करंट एसिड थे उस पर जरा देखता हूं, कैश है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है। तो कितने के करंट एसिड है? उस पर से सिर्फ क्या माइनस होगा? तो कितने के क्विक एसिड बच गए? 8 लाख। कितने के क्विक एसिड बच गए? कैश भी क्विक एसिड अदर मौजूद, कुल्लू मौजूद, कैश इज देयर, छुपा हुआ अंदर, राइट। रिसीवेबल पैसे मिलने वाले, क्विक एसिड। अब क्विक एसिड कहते हैं चलो यार क्विक एसिड कम से कम 1:1 हो। कितना हो? तो यहां तो इसका क्विक एसिड भी बहुत अच्छा है। ओ माय गुडनेस, 8.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, कितना क्विक एसिड आ गया? मतलब इसको 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए 4.25 रुपए के क्विक एसिड मौजूद है। गुड और बैड? लेकिन किसी चीज की ज्यादती भी बहुत अच्छी बात। अभी आपको समझाता हूं कैसे। अब आप देखिए खतरनाक बाउंसर, बहुत खतरनाक बाउंसर आ रहा है। और जो बाउंसर आ रहा है वो देखिए आप, डेट रेशो ओवर द पार्क। नाउ कम टू द बाउंसर। कौन सा रेशो है? अच्छा अभी रुक जाए, डेट रेशो का एक और नाम है इन्वेस्टमेंट रेशो। अच्छा डेट का मतलब होता है कर्जा। डेट का मतलब क्या होता है? ये कर्जे का रेशो है। किसका रेशो है? अच्छा ये बताओ कर्जा बुरी चीज है या अच्छी चीज है? अल्लाह पाक हम सबको बचाए। और फी जमाना मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम और आप देखते हमारे इर्द गिर्द में, इवन समटाइम हम खुद भी शायद, अल्लाह ना करे अल्लाह सबको बचाए, जो लोग बेचारे कर्जों में होते वो बड़े परेशान होते। दूसरी बात,
आप सबको छोड़ो, अपने प्यारे मुल्क की मिसाल ले लो। हमारा मुल्क क्यों पीछे है? हमारी करेंसी क्यों डिवैल्यूएट है? हमारे यहाँ इतनी ज्यादा महंगाई क्यों है? हम फॉरेन डेट में घिरे जा रहे हैं, और फॉरेन डेट सिर्फ नहीं है, उसके ऊपर अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट के मामला है। तो याद रखिए, कर्जा तो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अब कंपनी चलो ठीक है लायबिलिटी रखती है यार, बट लायबिलिटी शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम। लायबिलिटी शुड बी, अब मिसाल देता हूं, देखो इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है कि A इक्वल टू C प्लस एल, सी इज E, यानी कैपिटल या इक्विटी, ठीक है। एसेट अगर आपके 100% होते हैं ना, 100% ही होंगे इसके अंदर ये, तो चलो अगर एक बात समझ आती है यार, 80-20 हो गया, ये 80% है, ये बात समझ आती है, ठीक है यार, थोड़ा बहुत कर्जा होता है, ये फिर भी एक रेशियो समझ में आता है। अच्छा ये क्या कैसे निकलेगा? सपोज करें ये है 2000, ये कितना है? तो 2000 का नहीं, 2000 का 40-20% होगा 400, कितना होगा? 400, और ये होगा फिर 1600। आप एक काम करो, 400 को डिवाइड करो 2000 पे, करो 400 डिवाइडेड बाय 2000, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। 400 अगर टोटल लाइबिलिटी हो, 400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 इंटू मल्टीप्लाई 100 करो ना, 20%। मेमन ने फौरन का 20%। तो याद रखें ये जो 20% है, ये बेसिकली हमने एक लायबिलिटी का रेशो, मतलब डेट रेशो, अगर इक्वेशन ये होती, अब हम चलते जरा देखें ये हमारे निशात भाई क्या कर रहे हैं। निशात भाई, इसका फार्मूला क्या होगा डेट रेशो का? टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो आपको पता चल जाएगा आपके एसेट में लायबिलिटी का आंसर कितना है, रेशो कितना है। अब आप जरा निशात भाई के टोटल एसेट देखो, निशात भाई के याद है? मुझे तो याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो? 23 लाख, और टोटल लायबिलिटी थी 10 लाख, करंट कॉन्फ्रेंस दोनों मिला के कितनी थी? 10 लाख। अब मैंने जब, ओ माय गुडनेस, जब ये रेशो निकाला, अब आप देखिए मैंने कहा खतरनाक बाउंसर आ रहे हैं, 42%। अभी तो 42 अल्लाह ना करे, थोड़ा सा कर्जा और लिया, 50-50 पे आ जाएगा, 50% इक्विटी 50% लायबिलिटी। व्हाट गुड शॉट। मतलब ये तो फिर कंपनी खुदा ना खास्ता बंद नहीं हो जाए भाई। निशात भाई को समझाओ, निशात भाई व्हाट यू आर डूइंग। अब आप देखो ना, रेशियो हमने कैलकुलेट किए, रेशियोज आर इंडिकेटर्स, जो आपके इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। अब मेरी बात सुने, अब यहां मैं अक्सर निशात भाई को एक बात कहता हूं, निशात भाई मेरी एक बात पे अमल करें ना, इनके बहुत सारे रेशो अल्टीमेटली अच्छे हो जाएंगे। वो बात क्या है? देखिए बात ये है कि 10, अभी हमने देखा 10 लाख की लायबिलिटी है, यस और नो? ये रही इक्वेशन, कहां गई? ये रही 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है। कितनी? 10 लाख। इस 10 लाख रुपए की लायबिलिटी में हमारे पास टोटल एसेट कितने? 23 लाख। तो 23,75,000 के एसेट में आपके ऊपर 10 लाख तो कर्जा है, तो बचा क्या? 13,75,000। तो मतलब आपका डेट रेशियो बहुत ज्यादा है। याद रखना, हम लोग ऑनर है, कंपनी ऑनरशिप शेयर होल्डर की होती है। जितने ज्यादा लायबिलिटी होगी ना, हमारे लिए कंपनी उतनी रिस्की होगी। हायर द डेट, हायर द इंटरेस्ट, हायर द रिस्क, लोअर द डेट, लोअर द इंटरेस्ट, लोअर द रिस्क। जब जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा, उतना ज्यादा रिस्की होगा। जितना कम कर्जा होगा उतना कम इंटरेस्ट देना होगा, उतना कम रिस्की होगा। अब एक बात सुने, यहां पे बड़ी अहम बात वी आर गोइंग टू डिस्कस, और जो बात हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारे पास यहां पे इस वक्त जो रेशो आ रहा था, कहां गया? ये रहा रेशो आ रहा था आपके पास, दिस वन 42.1। अब आप बताएं मेरे को, यहां पे दिखाया जरा, ये रही बैलेंस शीट आपकी। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 8 लाख। कितनी है? ये लो खतरनाक है, ये लो खतरनाक है। मतलब इनका जो पैसा है ना, क्योंकि इनको इनके पैसों का हमें क्या भी देना पड़ता, इंटरेस्ट। अब हम क्या करें? मैंने निशात को बोला, निशात भाई बैलेंस शीट पे मैं देख रहा हूँ ये 5 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ है। अब निशात भाई आप जरा सर्टिफाइड मेमो के साथ बैठो,
पैसों से पैसा बनता है। अब आप 5 लाख रुपए यहाँ लेके बैठ गए ऑफिस में। अब सुनो, निशात भाई को मैंने मशवरा दिया, इस 5 लाख में से आप 4 लाख रुपए इनके वापस कर दो। 4 लाख रुपए इनके, जब एक एंट्री बनाएंगे लायबिलिटी डेबिट कैश, जब लायबिलिटी वापस कर दी 4 लाख से, तो अब मुझे बताएं मेरी लायबिलिटी कितनी रहेगी? पहले 10 लाख थी ना, अब इधर देखो आपकी लायबिलिटी कितनी रह गई? 6 लाख रुपए लायबिलिटी रह गई। अब आपके टोटल एसेट भी कम हो जाएंगे। अब ये 2375 नहीं होंगे, 4 लाख, 4 लाख, क्योंकि अब ये 5 लाख नहीं रहेगा, ये कितना रह जाएगा? लाख रुपए। ये 9,40,000 नहीं होगा, 5,40,000, 5,40,000 होगा ना। अच्छा, तो ये आपके कितने होंगे? 2375 नहीं होंगे, 1975। अब आप एक काम करो, 6 लाख को जरा डिवाइड करो, 19,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताओ 6 लाख डिवाइडेड बाय 19,75,000 इंटू 100, 30, मतलब 30% पे आ गया। कहा लायबिलिटी कितनी हो रही थी? खतरा था कि ये कमोबेश कुछ दिनों में 50 नहीं हो जाए। हमने एक एक्शन लिया, ठग करके हमारी लायबिलिटी का रेशो। दूसरी बात, यहाँ कुछ बच्चे सोचते सर वो 5,40,000 करंट एसेट हो गए ना, वो करंट रेशो भी खराब हो जाएगा। तो 5,40,000 को भी मैं डिवाइड करूंगा ना 2 लाख से, करंट रेशो तब भी 2 से ऊपर आएगा, और क्विक रेशो में भी कोई खास फर्क, मतलब सारे स्टैंडर्ड आपके सही रहेंगे। दूसरी बात, ये निशात भाई को मतलब समझना चाहिए कि भाई मैं पैसों को इस्तेमाल करूं, इनका कर्जा वापस करूं, इनको कम से कम करूं, क्योंकि ये हमारे लिए रिस्की है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, जस्ट क्रेडिटर, दे शुड बी मिनिमम, राइट। तो भाई बात ये है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाए, ये रेशो समझ में आया आपको? आगे समझ में रेशो, डेट रेशो। डेट रेशो क्या समझा रहे हैं आपको? लायबिलिटी ज्यादा रखो कम रखो। इसकी लायबिलिटी का रेशो कितना आ रहा है? इज दैट गुड और बैड? वेरी बैड। भाई इसको तो एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाए, अगला रेशो क्या पूछे? डेट टू। अब ये जो डेट टू टोटल इक्विटी है ना, इसका फार्मूला डेट डिवाइडेड बाय शी, इक्विटी बोलते हैं शी को। ये देखिए, डेट टू टोटल इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शी। अब इनका और हमारा कंपैरिजन, ये लोग कौन है? 8 लाख वाले, हम लोग कौन है? 13,75 वाले। असल में याद रखो, हम दोनों कंपनी को चलाने वाले भाई, हम दोनों फाइनेंसर है, हम दोनों। इनका पैसा कितना है? हमारा पैसा कितना है? अब हमने इनके पैसों को, ओ माय गॉड, इनके पैसों को अपने पैसों पे डिवाइड किया, तो हमारी जितनी ओनरशिप है ना, उसका कितना परसेंट ये लोग भी है? 50। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं इनकी हैसियत यहाँ पे, फुल छोड़े हो रहे हैं ये लोग। तो भाई बात ये मेरे भाई, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात, लायबिलिटी शुड बी, इक्विटी शुड बी मैक्सिमम। अब आप देखिए, मैंने कितना अच्छा मशवरा दिया था अभी निशात भाई को। अगर वो निशात भाई मेरी बात मान लेता ना, उससे ये डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं आ रहा था। 13,75,000 अपनी जगह पे, एंट्री क्या बन रही थी? लायबिलिटी डेबिट कैश, 13,75,000 में कोई फर्क। ये आपकी लायबिलिटी बताए 8 लाख की कितनी हो जाती? अब जरा करो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 13,75 इंटू 100, 4 लाख डिवाइडेड बाय 13,75 इंटू 100, 29%। 29। अब आप देखो, कहा 60% पे बात जा रही थी, कहा 29% पे आ गई इनकी औकात। आ रही है बात समझ में? कहा 60% के करीब है, हमने यू रेशो निकाला, लेस देन 30% पे आ गए। लेकिन ये बात कौन समझाए? निशात। सारी बातें हम निशात को समझा रहे हैं कि निशात भाई, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट योर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। ये आपकी बैलेंस शीट को खराब कर रहे हैं। These are the question marks. You have to take actions. आपको इनके खिलाफ क्या लेने? भाई बात ये है, लायबिलिटी बुरी चीज है, तो प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। तो मेरे भाई, ये 58.1%, इज दैट गुड और नॉट गुड? अगर वो 4 लाख का कर्जा वापस करेगा मेमन भाई, खुद ब खुद ही परसेंटेज कहां पहुंच जाएगी? 29%। व्हाट अ गुड शॉट। आगे आए,
टाइम इंटरेस्ट अर्न क्या है, इसका फार्मूला है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब देखो सवाल में पीबीआईटी नहीं था, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया था अभी 2,65,000 डिवाइडेड बाय 65, 4.07 टाइम। अब आप देखें ना कितने सिक्योर है ये लोग। कंपनी कमा रही है 2,65,000, कितना कमा रही है, और इनको सिर्फ कितना देना है, तो कंपनी 65,000 4 मरतबा भी देना तब भी कंपनी दे सकती। कंपनी देगी नहीं 4 दफा, देगी तो 1 मरतबा, लेकिन ये लोग सिक्योर हो गए ना, तो कंपनी इतना कमाती है हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें तो आसानी से, वी आर सिक्योर। ये लोग कौन है, सिक्योर है, राइट। तो याद रखिए जो 4.707 आ रहा है ना, ये इनको सिक्योर कर रहा है, इंटरेस्ट इनको देना है। अगला रेशियो क्या पूछे, अकाउंट रिसीवेबल। इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, एक होता है रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। एक होता है डेज पे, एक होता है, मैंने दोनों निकाले हैं, इधर देखिए, ये अकाउंट रिसीवेबल टाइम में निकाला है। फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल सवाल में दी गई है, डिवाइडेड बाय, अच्छा अब हम सारी सेल को मानेंगे कि किस पे की है सारी सेल, क्रेडिट पे। एवरेज क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब है सारी किस पे हुई है, क्रेडिट पे, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अब मैंने ब्लू मार्कर से लिखा, एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालूंगा, दोनों साल की बैलेंस शीट का रिसीवेबल प्लस करूंगा और 2 से आगे एवरेज रिसीवेबल। तो मेरे पास कितना टाइम आ रहा है, नेट 5 पॉइंट। इसका मतलब पता है क्या है, ये बड़ा खतरनाक मतलब है। इसका मतलब ये है कि कंपनी साल में सिर्फ 5 मरतबा कलेक्शन करती है कस्टमर से। कितनी मरतबा, अब मैंने डेज भी निकाला, रिसीवेबल टर्नओवर इन, इसका फार्मूला आया एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल इनटू 100 और इनटू एवरेज रिसीवेबल आया 3,20,000, नेट क्रेडिट सेल आई 16,85 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि साल में कितने दिन हो, 300। मतलब ये फार्मूला रिवर्स हो गया, ऊपर वाला फार्मूला ये ऊपर गया नीचे गया, फिर अब कितने दिन आ गए। अच्छा ये पॉइंट में आ रहा था, दिन को पॉइंट में नॉर्मली लिखते इसलिए मैंने 69। अब मुझे बात बताएं, अच्छा बाद में पेपर में लिखा होता है कि आपने 360 डेज देने साल की, कितने लेने, तो फिर आप यहाँ 365 के बदले क्या लोगे, अगर सवाल में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं ये कितने दिन, इसका मतलब पता है क्या है, ये हमने क्या निकाला है, रिसीवेबल टर्नओवर डेज, क्या कलेक्शन 69 डेज के बाद होती है, हाँ यानी अगर मैं 69 को 70 कर दूं, किसको कितना कर दूं, पहली कलेक्शन में 70 दिन के बाद, दूसरी मर्तबा 140 दिन, तीसरी मर्तबा 210, चौथी मर्तबा 280, पांचवी मर्तबा 350, 7 का टेबल नहीं आता। पहली मर्तबा कलेक्शन सुन ले, पहली मर्तबा कलेक्शन कितने दिन की बात हुई, 70 डेज, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, पांचवी मर्तबा 350, साल में कितने दिन है, 365, कितने दिन रह गए, तभी तो आंसर आता 5.25 टाइम। कंपनी कितनी मर्तबा कलेक्शन करती है साल में, 5.25 मर्तबा, यानी कंपनी कितने दिन का क्रेडिट दे रही है। अब मैं आपको बताऊं, सुने, ये हमारे निशाद भाई बड़े भोले हैं, और बात ये मेरे भाई निशाद भाई जो है ना वो बेसिकली थोड़ा सही नहीं चल रहे, और निशाद भाई को हमने समझाना है, प्लीज कम टू द पॉइंट प्लीज। नाउ निशाद भाई जो है ना, इनको हमने कुछ चीजें गाइड करनी है, और उसमें सबसे पहले तो देखो रिसीवेबल का मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देखो रिसीवेबल, हमें पैसा लेना है लोगों से, तो आप किसी कंपनी में हैं, आप ये चाहोगे कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन का क्रेडिट या कम से कम दिन का, पैसा जल्दी आए। मेमन भाई पैसों से पैसा बनता है, पैसा आगे लगाइए, पैसा आएगा तो आगे इस्तेमाल होगा ना। अब सुने, अब ये कितने दिन का, इनकी कैलकुलेशन बता रही है कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हैं ये लोग, 69 या 70 कर लो। अब 70 दिन का तो आप क्रेडिट दे रहे हो, पता चलो फॉलोअप करते करते 80 दिन हो जाते होंगे, फिर वो आपको पैसे देते थे 90 दिन कर देते होंगे, मतलब 3 महीने का क्रेडिट, तो साल में तो 4 महीने पैसे आएंगे साल में, तो मतलब इज दैट गुड और बैड भाई आपका। अब मैं आपको बताऊं, ये देखें, अभी मैं एक बात नोट कर रहा था, निशाद भाई के करंट एसेट पे देखो कितनी चीजें हैं करंट एसेट पे, 3। कैश लेके बैठ गया निशाद भाई 5 लाख, पता नहीं इसको कौन बताए, पैसा घर पे नहीं रखते,
इन्वेस्ट करते। दूसरी बात, रिसीवेबल इंशाल्लाह भाई का 3.5 लाख। सबसे कम पैसा कहाँ ब्लॉक हुआ है? इन्वेंट्रीज की अच्छी चल रही है। अब सुने, 3.5 लाख का रिसीवेबल, इसका मतलब है जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइम देते हो ना, उतना पैसा डूबने का चांस भी, बैड डेट भी होते। अब आप देखिए जरा इनकम स्टेटमेंट पे आए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,55,000, 2-3 तो बता दिए, सैलरी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। अब अदर के अंदर कंफर्म बैड डेट भी होंगे, और जितना फ्लेक्सिबल होंगे उतने बैड डेट भी, और जितने एक्सपेंस ज्यादा होंगे उतना प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट को बढ़ाना है ना, तो प्रॉफिट कमा रहा है इसका। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमने निकाला, मतलब ये साल में कितने मरतबा कलेक्शन करिए सिर्फ, और यानी डेज के हिसाब से कितने दिन का क्रेडिट दे रही है। इज दैट गुड और बैड? इट शुड बी। भाई इसको बोलो 30 दिन का क्रेडिट दो, 25 दिन का दो। तुम ये क्या कर रहे हो? पैसा तुम्हारा डूब रहे, तुम्हारा पैसा ब्लॉक हो गया रिसीवेबल में, इन्वेंट्री में सिर्फ कितना ब्लॉक हुआ है। अब आप अगला रेशो देखना, अभी आप देखो आपकी तबियत खुश हो जाएगी। कुछ चीजें अच्छी नहीं है इसकी, कुछ समझाना पड़ रहा है इसको। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री ये भी 2 मरतबा कैलकुलेट करेंगे, एक मरतबा टाइम्स में और एक मरतबा डेज में, एक मरतबा टाइम्स में और एक मरतबा डेज में। अब हमारे पास इधर आ जाए प्लीज, ये फार्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सही है, फार्मूलों की शीट मैंने आपको दी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से निकालूंगा, कहां पड़ेगी? इनका भी स्टेटमेंट सवाल में मौजूद है। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला ये, दोनों साल की इन्वेंट्री प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितनी आ गई एवरेज? अब आप पता है कितनी मरतबा? 9.8 समझते? ऑलमोस्ट 10। साल में कितनी मरतबा इन्वेंट्री चेंज करते हो? अब इसका फायदा क्या होगा? आपकी इन्वेंट्री मेड टू एक्सपायर नहीं होगी, आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, आउट ऑफ डेट नहीं होगी। अब आप देखिए 10 मरतबा घुमा रहा है इन्वेंट्री, तभी तो इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ ही नहीं है। सिर्फ कितने पैसे फंसे हुए इन्वेंट्री? 3.5 लाख वहां फंसे हुए रिसीवेबल में। अब 90,000 का मतलब जब मैंने डेज में कन्वर्ट किया तो कितने दिन आ रहे हैं? 37, 74, ये देखो 370 दिन में कितनी मरतबा कलेक्शन? 10 युवा दुआ दरे सिलोर पिंजो इश्फक अट्टा ना नसो। राइट, साल में कितनी मरतबा इन्वेंट्री घूम रही है? हर कितने दिन के बाद? 37 दिन के बाद। भाई 37 को मल्टीप्लाई 10 से कर लो, 370। तो मेरे भाई ये कंपनी जो है ना, ये बेसिकली इस टर्म में बेहतर है, ताकि इसकी ब्लॉक नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेंट्री लेके रख लो 4-4 महीनों के लिए, आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो जाएगा। इन्वेंट्री आगे जाके आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, मेड टू एक्सपायर हो जाएगी, आउट ऑफ सीजन हो जाएगी, आपको फिर पौने दाम में बेचनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री में ये सही है। अब मसला पता है क्या है? देखिए आगे के रेशियोज के सुने। अगला रेशियो क्या है? एनपी टू सेल। और उसके बाद क्या है? ये तो मैंने कल भी आपको बताया, आपको भी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ये लिखा है एनपी ऑन सेल, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब कौन सा रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है? एनपी टू सेल का मतलब नेट प्रॉफिट का रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। अब आप देखिए, अगर मैं इसका पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट चेक करवाऊंगा किसी वजह से, देखिए जरा इसका, इधर देखिएगा, पहले नेट प्रॉफिट नहीं देखो। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? ये ग्रॉस प्रॉफिट सवाल में दिया हुआ है। नेट सेल भी कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? इज दैट गुड और बैड? गुड। जीपीआर 42%, ऑलमोस्ट 42%, व्हाट अ गुड शॉट। यानी आप प्रोडक्ट 100 रुपए की बेचते हैं तो आप उसको खरीद के लाते हैं 58 की। कितने की खरीद के लाते हैं? और आप उस पर कितना कमा लेते? 42। लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो अल्लाह माफ करे लेस देन 10% है। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस से विद इंटरेस्ट भी है। इन लोगों का आप जो बता रहे हैं वो तो इंटरेस्ट, वो आप लोग नहीं देख रहे क्या? तो मेरे भाई बात सुने, ये जो जिस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 42% हो, इसने तो ए कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। कल ए कंपनी का कितना था? 40%। कितना था? इसका कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 41.8। व्हाट डू यू मीन बाय 41.8? 42%।
तो मेरे भाई जिस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 42% हो और उसका नेट प्रॉफिट लेस देन 10% हो, अब आप देखिए ना बॉटम लाइन, इधर देखिए ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितने की सेल पे, 16,85,000। अब मेरी बात सुने, ये देखिए ये इसकी बॉटम लाइन थी 1,60,000, कितना प्रॉफिट है 1,60,000, जबकि सेल कितनी है 16 लाख, 10% भी नहीं है। मसला बताइए क्या है, यहां तक तो बहुत अच्छा चल रही है। अब एक तो इतने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए, इस पे इन लोगों का क्या भी आ रहा है, इतना बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट, फिर गवर्नमेंट को आपने टैक्स भी देना है। दूसरा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मुझे डर है कौन सा एक्सपेंस छुपा हुआ है। अब अगर निशाद भाई हमारी बात मान ले, 4 लाख रुपए इनके वापस कर दे तो इनका इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। जब मैंने रेशो निकाला था वो 58 से 29 हुआ था, तो 58 का आधा कितना है 29। इसी तरह निशाद भाई इनके 4 लाख वापस करेगा तो इनका इंटरेस्ट 65,000 नहीं होगा, 32,500 रुपए हो जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट बचेगा तो आपका प्रॉफिट। दूसरा, निशाद भाई हमारी बात मान ले, अपने रिसीवेबल डेज को कम करे, उसके बैड डेट भी नहीं होंगे, वहां से भी उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होगी, तो वहां से भी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका भी प्रॉफिट अच्छा। गॉट इट। नेक्स्ट, अगला रेशियो आपसे कह रहा है निशाद भाई का, कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना था भाई। नेक्स्ट रेशियो देखिए प्लीज, रिटर्न ऑन एसेट। क्या है, रिटर्न बोलते हैं प्रॉफिट को, किसको बोलते हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख, कितने लाख रुपए के एसेट लेके बैठा हुआ है, एसेट 23,75,000, कितने एसेट, सब उधर समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है हमजा रयान, ठीक है, बाकी सेक्शन सी समझ में आ रहा है। अच्छा नाउ कम टू द पॉइंट, ये बात सुने गौर से, ये बंदा कितने पैसे कमा रहा है, कितने रुपए के एसेट लेके बैठा हुआ है। अब मैंने जब ये रेशियो कैलकुलेट किया कि रिटर्न ऑन एसेट 1,60,000 नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ओ माय गुडनेस, कितना परसेंट कमा रहा है 6.7%, मतलब 23 लाख आप मुझे दे दो, 23,75,000 रुपए, ये 1,60,000 कमा रहे। हमारे इलाके में होल सिटी में आज भी 23 लाख 24 लाख का छोटा मोटा फ्लैट मिल जाता है, उसको आप 2-4 महीने में घुमा दो वो आपका 28-29 लाख में चला जाता है। तो मेरे भाई 2-3 लाख तो आप ऐसे ही कमा लोगे, ये पूरा साल निकाल के भी 23,75,000 के एसेट पे सिर्फ कितने कमा रहा है। व्हाट इज दिस भाई, मेरे भाई एक तो इन लोगों का इंटरेस्ट है, हमें इनके इंटरेस्ट को भी कंट्रोल करना है। तो पेपर वाले वालों को टेंशन नहीं है, पेपर नहीं देखो अच्छा भाई प्लीज साइड, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अब मुझे बताओ इसका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा जब ये इनका कर्जा थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और ये अपने रिसीवेबल को थोड़ा कंट्रोल करे, अपने रिसीवेबल के डेज को कम करेगा। जब ये रिसीवेबल के डेज को कम करेगा तो अल्टीमेटली पैसे भी जल्दी आएंगे और बैडेड एक्सपेंस भी, जितना एक्सपेंस कम होगा उतना प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आए एक और रेशियो, अब हमारा रेशियो है, हम लोग कौन है, शेयर होल्डर, ऑनर, ऑनर का रेशियो मांगे, कह रहे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन, रिटर्न क्या है नेट प्रॉफिट, रिटर्न क्या है। अच्छा रेयान कितना नेट प्रॉफिट है, बार बार देख रहा हूं मैं, 1,60,000, वेरी गुड। क्लास में को ये बता देता है कि इक्विटी की वर्थ कितनी हम लोगों की 13,75। अब हम क्या करेंगे, 1,60,000 को अपनी इक्विटी पे डिवाइड करेंगे। देखो फॉर्मूला खुद ही बता देता कि क्या डिनोमिनेटर होगा क्या न्यूमिनेटर होगा। इधर देखिएगा, लुक एट दिस, नेट प्रॉफिट 1,60,000 कितना डिवाइडेड बाय शी,
शेयर होल्डर इक्विटी 11-12%, मतलब हम ऑनर है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है और हमारी इन्वेस्टमेंट पे ये क्या कमा रहा है 11%, 12%। मेरे भाई बात वही है, ये रेशो कब ऊपर जाएगा, जब इसका प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब चीजों को कंट्रोल करेंगे। अगला रेशो, लुक एट दिस, अगला रेशो उसने आपसे पूछा है कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, आपने कॉमर्स में भी पढ़ा होगा। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, तो बार बार देख रहे हैं मेमन भाई कितना नेट प्रॉफिट है 1 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर निकलते, शेयर कैपिटल को पार वैल्यू पे डिवाइड करो। ये शेयर कैपिटल आ रहा है आपके पास 1 लाख, पार वैल्यू एक शेयर कितने का है 50 पैसे का, तो 2 लाख शेयर हो गए। 1 लाख को 0.5 पे डिवाइड करो, 2 लाख हो गए ना, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख हो गए ना। 1 लाख क्या है आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एक शेयर कितने का है 0.5, डिवाइड करें कितना हो गया 2 लाख, कितना हो गया 2 लाख इज व्हाट नंबर ऑफ शेयर। ये मैंने कैलकुलेशन की, आपने घबराना नहीं, इधर देखिएगा, लुक एट दिस। ये मैंने कहा जो चीज नहीं आ रही है मैं फार्मूला लिख के उसको कैलकुलेट करके दे रहा हूं अलग से ब्लू मार्कर से, कुछ तो बात है ब्लू में, राइट। तो नाउ कितने शेयर है, अब 2 लाख शेयर है, 2 लाख रुपए भी नहीं कमा रहा, 1 रुपया भी नहीं कमा रहा 1 शेयर पे ही। इसका प्रॉफिट कितना था और कितने शेयर पे, तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ 80 पैसे पर शेयर। अब जब ये कंपनी कमा रही है 1 रुपए से कम पर शेयर पे, तो हमें क्या देगी, हमें तो बहुत कम मिलेगा भाई, जाहिर सी बात है। ये अर्निंग पर शेयर कब ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस, इनके पैसे वापस करो, इनका इंटरेस्ट कम करो, बैड डेट्स को कंट्रोल करो, अदर एक्सपेंस को कंट्रोल करो, प्रॉफिट को ऊपर करो, फिर ये चीजें बढ़ेंगी। अब निशाद भाई को थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पीई रेशो। क्या है पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशो। क्या होता है, अब ये प्राइस अर्निंग रेशो है आपका, इधर देखिए पीई रेशो, यार फार्मूला मैंने यहाँ शायद नहीं लिखा ना, भूल गया। ये है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये क्या है, ये लिखा हुआ है हैंड आउट में, मार्केट प्राइस पर। अब ये 16 रुपए कहाँ दी हुई है सवाल में, कि टॉप पे दी हुई थी सवाल में, इधर देखिएगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ निशाद 16 रुपए। अब आप बोलोगे सर वो तो 50 पैसे थी, 50 पैसे पार वैल्यू है मार्केट में। आज हमारे पाकिस्तान में नॉर्मल 10 रुपए पार वैल्यू है। 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में 400 का भी बिक रहा होता है, पता है आपको, और 10 रुपए वाला शेयर 6-7 रुपए का भी बिक रहा होता है। तो वो तो अब आप बोलोगे सर इसका शेयर तो मार्केट में अच्छा बिक रहा है, 16 रुपए का बिक रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर अच्छे हैं, मार्केट अच्छी है, लेकिन आप इंटरनली वीक है। आप अपनी चीजों को सही करो तो ऊपर जाओगे। अब आप देखिए ये 20 टाइम आंसर आ गया, यानी आपका जो शेयर की मार्केट प्राइस है वो आपके पर शेयर की 20 टाइम अर्निंग पर शेयर की। एक शेयर पे कितने पैसे कमा रहे हो 80 पैसे। 80 पैसे को कितने मरतबा प्लस करो 20 मरतबा, कितनी मरतबा प्लस करो, तब आंसर आएगा 20। 80 पैसे को 20 मरतबा प्लस करो तब आंसर आएगा, यानी आपकी शेयर की मार्केट प्राइस आपकी अर्निंग का कितना परसेंट है 20%। उसके बाद आ जाए आगे नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड। क्या पूछा है, इसका फार्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस। अच्छा एमपीएस तो ये रहा, एमपीएस इज व्हाट मार्केट प्राइस पर शेयर, कितने रुपए थी। अब ये डीपीएस कौन सी बना गई, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड। अब ये देखें इसका फार्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाई थी, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही थी, कितना दे रही थी भाई, वो कमाई रही है 1,60,000, तो हम गरीबों को कितना दे रही है 50,000 तो दे रही है, कितने शेयर्स पे 2 लाख शेयर्स पे। 50,000 का डिविडेंड कितने शेयर्स पे, तो मैंने जब 50,000 को 2 लाख पे डिवाइड किया तो पर शेयर पे कितने का डिविडेंड आ रहा है 25 पैसे का। कितने का आ रहा है, तो 25 पैसे मार्केट प्राइस का 2% भी नहीं है। आपका शेयर मार्केट में कितने 16 रुपए का 1% होता है 16 पैसे।
यस सर 1% कितना होता है? 2% होगा 32 पैसे। ये 2% भी नहीं दे रही, कितना दे रही है? 1.5% दे रही है मार्केट प्राइस का। अब क्या करें, है ही नहीं पैसे, प्रॉफिट ही नहीं है। प्रॉफिट क्यों नहीं है? इनकी वजह से नहीं है। इन लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, ये बड़ा काम खराब हो रहा है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या पूछे? डीपीएस अपॉन ईपीएस। आप कितना डिविडेंड दे रहे हो और कमा कितना रहे थे? यानी जितना कमा रहे हो उसका 31.25 बांट रहे हो। भाई मिसाल दे रहा हूं, अगर ये डिविडेंड 40 पैसे देते, कितना देते? और कमा कितना रहे थे? 80 पैसे कमा रहे ना, तो कितना परसेंट आता? 50%। ये अपनी अर्निंग का कितना परसेंट बांट रहे होते? अभी अपनी अर्निंग का कितना बांट रहे? बेचारों के पास है भी तो है ना यार, इतना भी देने बहुत है। हाँ ठीक है ना, शुक्र अदा करें। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं ना असल में। ये लोग जब साइड में होंगे ना, फिर कुछ हमारा खेल बनेगा। तो याद रखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे लिए बड़े रिस्की है, हमारे लिए बड़े। नेक्स्ट आ जाए, अगला रेशो कितने हो गए? 15। भाई समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? जो मैं बातें बता रहा हूं समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, प्लीज कम टू द पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज दैट बीवी पर शेयर। क्या पूछे? बुक वैल्यू पर शेयर। क्या पूछे? अब बीवी कैसे, बुक वैल्यू कैसे आएगी? शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय, अब शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है? 13 लाख। क्योंकि ये जो शेयर होल्डर इक्विटी बुक में आ रही होती है, कहाँ आ रही थी? इसलिए बीवी कहलाती है बुक वैल्यू। क्या कहलाती है? देखो, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या है? जो इनिशियल प्राइस है, मतलब जो आपकी पार वैल्यू 50 पैसे, लेकिन आज माशाल्लाह मार्केट में कितने का चल रहा है? लेकिन इसकी जब बीवी पर शेयर निकाली तो बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है 6 रुपए, तकरीबन 6.875। क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है बुक में? बुक में शी कितनी है? कितने शेयर्स के ऊपर? तो पर वैल्यू। अब आप बोलोगे सर एक ही शेयर की 3 प्राइस, मतलब 3 प्राइस कैसे हो गई? पार वैल्यू 50 पैसे, मार्केट में कितने का चल रहा है और बुक वैल्यू पे कितने का आ रहा है? अब जैसे ये मोबाइल, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ समझाने के लिए और हकीकत बताता हूँ। 12,700 रुपए का लिया था, ये है इसकी एक वैल्यू 12,700। मुझे तकरीबन 2.25 साल हो गए। अब अगर मैंने 2.25 साल में पर ईयर, अगर मैं मिसाल देता हूँ 4,000 से डेप्रिशिएट कर रहा था, 3 साल की लाइफ थी, तो 2 साल में कितना डेप्रिशिएट हो गया? 8,000। मेरी बुक वैल्यू क्या हो गई? 4,000 तकरीबन। कितनी? 700 भी निकाल, 3 महीने गुजर गए ना। बुक वैल्यू कितनी हो गई? 4,000। कॉस्ट कितनी है? मार्केट में जाऊंगा, मुझे पता है 2-3 हजार से ऊपर का नहीं है ये, तो इसकी नहीं है, मुझे पता है ना। और भी इश्यूज हो गए, और भी इश्यूज हो गए, तो सुन ले। तो अब मार्केट वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट, बुक वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट, कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट। तो भाई एक ही, आप बोलोगे सर ये एक ही शेयर की 3 वैल्यू कैसे? राइट। अब आ जाए अगली कैलकुलेशन, प्लीज लिसन केयरफुली। यार मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, प्लीज। रिटर्न ऑन कैपिटल, इसका फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। सुनिएगा जरा, लुक एट दिस प्लीज। पीबीआईटी अपॉन, अब कैपिटल एम्प्लॉय क्या है प्लीज सुन ले। कैपिटल एक हमने दिया है, इन्होंने दिया है। हमने कितना दिया है? इन्होंने कितना दिया है? वेरी गुड। इधर देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। हमारा पैसा और इनका पैसा दोनों मिलाओ कितना होता है? 21,75,000 रुपए पे हम इनको इंटरेस्ट देने से पहले, हमें डिविडेंड देने से पहले कितना कमा रहे? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, ये सवाल में नहीं था, मैंने निकाला था। 2,65,000 और 21,75,000, तो कितना परसेंट कमा रहे? हम दोनों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कोई खास नहीं कमा रहे। ठीक है, आगे कैपिटल गियरिंग। अब ये गियरिंग पता है क्या? ये मैं आपको थोड़ी सी एक कैलकुलेशन बता देता हूं। एक वर्ड होता है गियर्ड और लीवर्ड, ये दोनों सेम होते हैं। सुन ले आप जरा, इस पे छोड़ दे, बड़ी अहम कैलकुलेशन है। देखिए असल में
दो किस्म की कंपनीज होती है, एक होती है गेयर्ड और एक होती है अनगियर्ड। एक क्या होती है और एक क्या होती है। इसी तरह दो टाइप की कंपनीज को लीवर्ड और अनलीवर्ड भी कहते हैं, ये एक ही वर्ड है। जैसे मैं बोलूं डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन का मतलब, रिड्यूस का मतलब, डिमिनिश का मतलब। तो गेट और लीवर्ड एक ही मतलब है, अनगेट और अनलीवर्ड। अब ये गेट और अनगेट क्या होता है, लीवर्ड और अनलीवर्ड क्या होता है, एक ही मतलब है। गेट और लीवर्ड एक है, अनगेट अनलीवर्ड। ये बताओ, ये जो होता है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ये क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। शी और एनसीएल, अभी मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे ही निकाला था, इन दोनों को प्लस किया था, लॉन्ग टर्म लोन और शी। अब एक मिसाल दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान तरीके से समझाऊंगा। एक कंपनी के पास शी और एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी, आसान मिसाल दूंगा। ये है 7,000 और ये है 3,000, कुल मिला के कितना हो गया। इसका मतलब है ये 70% है, ये आपका सीएस कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको सीई भी कहते हैं, कैपिटल। हमने कुछ कैपिटल एम्प्लॉय किया, कुछ इन्होंने एम्प्लॉय किया। हमने कितना एम्प्लॉय किया और इन्होंने, ये कहलाती है इक्विटी फाइनेंसिंग। क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, क्या हर कंपनी में जरूरी दोनों फाइनेंस हो, नहीं। सुने, इक्विटी तो लाजमी है, इक्विटी के बगैर कंपनी, तो दुनिया में क्या ऐसी कंपनीज होती है जो इस तरह चलती हो कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ये जीरो हो जाए, यानी 100% कौन सी फाइनेंसिंग हो, बिल्कुल हो सकती है, और वो तो बहुत अच्छी कंपनी होगी, उस पर शेयर होल्डर का कोई रिस्क, ये लोग होंगे ही नहीं। जब ये लोग नहीं होंगे तो इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो सारा प्रॉफिट हमारा होगा। और हम, देखो हकीकत भी यही है ना, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है उसका इंटरेस्ट नहीं हो, कितना सुकून में जिंदगी। तो याद रखें, वो कंपनीज जो डेट और इक्विटी दोनों को लेके चलती है उनको कहते हैं गेट या लीवर्ड कंपनीज। क्या कहते हैं, गेट या। और वो कंपनीज जो 100% किस पे हो, उसको बोलते हैं अनगेयर्ड, अनलीवर्ड। उस पर कोई गेयर्ड नहीं है। गेयरिंग का मतलब होता है इनका होना, वो अनगेयर्ड है, अनलीवर्ड है। क्या कहलाएगी, अनगेयर्ड या, वो कंपनी कहलाती है अनगेयर्ड या अनलीवर्ड। क्या कहलाती है, अनगेयर्ड या अनलीवर्ड। इज दैट क्लियर। तो वो कंपनी कहलाती है अनगेयर्ड या अनलीवर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जिस कंपनी के पास डेट और इक्विटी दोनों फाइनेंसिंग है वो क्या कहलाती है, गेयर्ड या अनगेयर्ड, और लीवर्ड भी कहते हैं। और जिसके पास बिल्कुल नहीं 100% इक्विटी है। अच्छा, अब मैं दो मिसालें आपको देता हूं। मैं जहां जॉब करता था ना, उस कंपनी के पास दोनों फाइनेंसिंग थी, ऑनर ने भी की हुई थी, इक्विटी फाइनेंसिंग भी थी, और बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ था। अल्लाह माफ करे, उस पर क्या देना पड़ता था। तो वो गेट कंपनी थी या अनगेट थी, है गेट थी। मैंने 2011 में रिजाइन किया था, 2000। फिर एक मरतबा मैं अक्सर गुजरता हूँ वहां से, मेरे घर के करीब है, अब्दुल्ला हारून रोड पे। मैं अभी भी अक्सर गुजरता हूँ, इस शायद इस हफ्ते भी गुजराऊंगा। तो 2012 या 13 की बात है, मतलब जब नई नई जॉब छोड़ी थी। एक दफा वहां से गुजर रहा था तो इंसान बोलता है चलो यार पुराने लोगों से मिलने जरा। दोपहर का टाइम था गालिबन, तो मैं मिलने गया लोगों से, अपने डिपार्टमेंट में गया अकाउंट्स में। तो लोगों ने कहा यार वो एमडी साहब हज करके आए माशाल्लाह, और एमडी साहब का माइंड चेंज हो गया है। एमडी साहब कह रहे हैं हम ये जो इंटरेस्ट वाली डीलिंग है इसको क्या कर देंगे, यानी लोन बैंक का क्या कर देंगे वापस। तो वो कंपनी गेट से किस पे कन्वर्ट होने जा रही थी, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह एक मिसाल और दूंगा। यहाँ एक स्टूडेंट है मेरा, मेंबर है, पढ़ाता है, हाफिज मोहम्मद मुहीन। आप लोग जानते भी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं आजकल और अकाउंट भी पढ़ाते हैं। तो मेरा स्टूडेंट रह चुका है यहाँ पे, अब माशाल्लाह पिछले 3 साल, अब तीनों कैंपस में माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। वो हेड ऑफिस नॉर्थ और सिटी कैंपस भी माशाल्लाह स्टार्ट होगी। तो मुहीन पहले जॉब कर रहा था शुरू में लोटे कोल्सन, ये आपको सलांटी वगैरह पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ब्रावो बिस्किट वगैरह, ये लिस्टेड कंपनी और ये शायद मल्टीनेशनल है। तो
हाँ, इसमें बाहर से भी लोग आते हैं, मैं बता रहा था। तो मोइन ने बताया कि सर जब वो जॉब कर रहा था उनकी कंपनी थी अनगियर्ड, यानी 100% किस पे थी, लेकिन बीच में मोइन ने जब जॉब कर रहा था मुझे बताया था, वो डायरेक्टर आए बाहर से, मीटिंग हुई है, वो लोग कह रहे हैं हम थोड़ा सा आप क्या लेने जा रहे हैं, डेट लेने। अब वो किस पे कन्वर्ट हो रही थी, इज दैट क्लियर। अब इधर देखिए, अगला रेशो पूछा है क्या, ये रेशो क्या पूछे, यानी लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि अगर मैंने यहां पे भी देखा था ना, मैंने ये 30% कैसे निकाला होगा, ये 30% जो निकाला था ये कैसे निकाला होगा, इन दोनों को क्या किया होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया होगा 10,000, इस पे लॉन्ग टर्म लोन कितना था, लॉन्ग टर्म लोन तो कितना परसेंट आ रहा था 30%, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हम ये चेक करते हैं, जो इक्विटी और डेट वाले दोनों को प्लस करो और उस पर ऊपर किसको रखो, सिर्फ डेट को। अगर किसी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट नहीं है तो उस कंपनी की, इसका मतलब है क्या ये वाला रेशियो कैलकुलेट हो सकेगा, कैपिटल गियरिंग कैलकुलेट, क्योंकि वो अनगियर्ड है, उसके कैपिटल में गियरिंग। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इनका पैसा तो लायबिलिटी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही कहलाता है, वो भी क्या कहलाता है, एक हमने पैसा दिया है कि इन्होंने, इनका पैसा कितना है हमारे पास इस पर फिलहाल 8 लाख, और हम इनका हमारा मिला के कितना है, तो टोटल में इनका हिस्सा कितना है, आपको पता है मैंने कहा था 4 लाख कर दो, तो ये अल्टीमेटली बहुत नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ लिवरेज, ये वही है गियर्ड, इसका फार्मूला है पीबीआईटी, पीबीआई अपॉन पीबीआईटी माइनस आई। पीबीआईटी कितना था 2 लाख, पीबीआईटी 2,65,000 माइनस इंटरेस्ट 65, 2 लाख को 2,65,000 को किस पे डिवाइड किया, 2 लाख पे ना। फार्मूला क्या है, पीबीआईटी अपॉन पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो पीबीआईटी 2,65,000 माइनस इंटरेस्ट कितना था इन लोगों का, माइनस किया तो कितना आ गया, तो ये डिवाइड किया कितना आ गया 1 अब एक बात याद रखना, ये पॉइंट के बाद जो फैक्टर है ना, ये रिस्क का फैक्टर है, क्योंकि इंटरेस्ट जा रहा है। देखिए मैं कोई बता रहा हूं, आप घर जाके देख लीजिएगा, जो मैं बातें कर रहा हूं वही होगी इंशाल्लाह। देखिएगा मैंने पहले क्या किया, 2,65,000 को किस पे डिवाइड किया, तो आंसर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 1.325, यानी 1.33। अब ये क्योंकि इनका, अब मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं इनका लोन कम कर दूंगा तो इंटरेस्ट 65 होगा या 30,000 होगा, 2,65,000 में से 30 माइनस किया तो 235 हो गया। अब 2,65,000 डिवाइडेड बाय 235, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 1.12, चलो 13 कर दो 1. तो मेरा रिस्क का फैक्टर बढ़ गया या कम हो गया, 0.33 से लेकिन खुदा ना खास्ता इनसे ओल्ड लोन ले लिया, इनका इंटरेस्ट 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख का मतलब 2,65,000 माइनस 1 लाख कितना बचेगा, 1,65,000। अब मैं अगर 2,65 को 1,65 पे डिवाइड कर रहा हूं ना, तो आंसर आ रहा है 1.6। क्लास आप लोग एफए की भी थोड़ी देर में लेंगे, अभी एफए चल रही है, मैं लूंगा तकरीबन 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। एफए की क्लास 15 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 15 मिनट्स इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा नाउ 1.6 का क्या मतलब है, इसका रिस्क का फैक्टर बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लोग नहीं होते तो कोई इंटरेस्ट होता, याद रखना, अगर ये लिवरेज का रेशियो 1 आ जाए ना, लिवरेज का रेशियो क्या आ जाए, समझ जाना, आज बन के कहना ये कंपनी अनगियर्ड है, ये कंपनी, अब ये 1 कब आता है, जब इनका इंटरेस्ट क्या होता, 2,65,000 माइनस 0 कितना होता, 2,65,000, 2,65,000 को 2,65,000 पे डिवाइड करता 1 आ जाए तो समझ लीजिए ये लोग गए, ये नहीं है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह 100% इक्विटी, सब कुछ हमारा है। तो याद रखे जिस कंपनी में जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना ज्यादा रिस्की होगा। हायर द डेट हायर द इंटरेस्ट हायर द रिस्क, लोअर द डेट लोअर द इंटरेस्ट लोअर द रिस्क। जब ज्यादा लोन होता है तो ज्यादा इंटरेस्ट जाता है, जब कम लोन होता है तो कम इंटरेस्ट जाता है। और याद रखें जितना कम इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट उतना, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा रिटर्न ऑन एसिड अच्छे होंगे, अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होगा,
नेट प्रॉफिट टू सेल अच्छा होगा, सारे प्रॉफिट वाले रेशो आपके अच्छे हो जाएंगे। तो बात ये है, जिस कंपनी का लिवरेज का रेशो क्या आ जाए, आंख बंद करके कह देना वो कौन सी कंपनी, अनगेयर्ड या अनलीवर्ड। वन के बाद जो पॉइंट के बाद आना शुरू होता है ना, वो किसका फैक्टर होता है, रिस्क का फैक्टर। आखिरी फार्मूला था डिविडेंड कवर, फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिविडेंड। कंपनी ने कमाया कितना था और हमें डिविडेंड कितना दिया था। अगर कंपनी चाहती ना 50,000 वाले डिविडेंड, कितनी मर्तबा दे सकती थी, 3.2 या 3 टाइम। 50 देती 50 देती 50 देती, तब भी 150 खत्म होते, 1 लाख। हाँ, 3.2 टाइम। लेकिन ये और ऊपर जाएगा इंशाल्लाह डिविडेंड कवर, जब या तो ये लोग कम हो जाएंगे या ये लोग बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो आई होप कि ये सवाल समझ आया होगा और मैं इसका ये सोल्यूशन वगैरह भेजूंगा। एक बात और सुन ले, मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई अनाउंसमेंट सुन ले कि मैंने जो आप लोगों को फार्मूले वगैरह भेजे थे उसको देख लीजिएगा, बाकी ये सवाल मैं भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में कल रखूंगा, बता दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।